गुड मॉर्निंग चैंपियंस। स्लीपी हो तो जाग जाओ। टॉपर बनना है तो बेटा थोड़ी तो एनर्जी दिखाओ। आंखें धो के वापस आओ। आंखें खोलो फटाफट, क्योंकि एस्पायर में तैयारी होने वाली है एकदम जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। यस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन क्लास 10th का चैप्टर। और मैं स्वागत करती हूं आपका महावीर विज्ञान सीरीज में। मैं कौन हूं? मैं हूं आपकी नेहा मैम। आई एम अ गेट क्वालिफाइड फैकल्टी विथ ओवर 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और मैंने आपके लिए बहुत प्यार से बनाए हैं ये नोट्स। इसमें आपको सब पूरा का पूरा चैप्टर बहुत आसान भाषा में मिल जाएगा। इस चैप्टर के आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू डाउनलोड दीज नोट्स, यू कैन गो टू टेलीग्राम ग्रुप एस्पायर एक्सीलेंस एकेडमी इंदौर। ओके, अगर आप विजयनगर एरिया में रहते हैं, इंदौर के विजयनगर एरिया में रहते हैं, तो यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू टेक माई ऑफलाइन क्लासेस। अगर आप इंदौर विजयनगर में नहीं रहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं एंड वी कैन प्लान ऑनलाइन क्लासेस एज वेल। आपको ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस की कुछ भी डिटेल्स चाहिए, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। जस्ट सेंड मी अ टेक्स्ट एंड आई विल टॉक टू यू। ओके, माई टीम विल कॉन्टैक्ट यू। एस्पायर एक्सीलेंस एकेडमी इज नॉट जस्ट एनी अदर ट्यूशंस और कोचिंग क्लास। हम आपको होमवर्क में हेल्प करते हैं, पर्सनल अटेंशन देते हैं, बहुत प्यार से आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है हम आपकी माइंडसेट ट्रेनिंग करते हैं। हम आपको रोज़ वर्कशीट्स करवाते हैं, मॉक टेस्ट लेते हैं, ताकि क्लास 8th 9th और 10th जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन ईयर्स हैं, इसमें एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना हो जो आपको नहीं आता हो। सारे कॉन्सेप्ट विथ एप्लीकेशन आपके क्लियर हो, ताकि 11th और 12th आपको मक्खन की तरह लगे और बिना ड्रॉप लिए आप आईआईटी, जेईई और नीट जो आपको निकालनी है बिना ड्रॉप लिए आप निकाल सको। So I welcome all my future doctors and engineers to Aspire Excellence Academy, which is a foundation specialist, and you have the opportunity to connect with me on this number and we will talk further. अभी हम इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारी बातें कर ली, अब आते हैं मुद्दे पे कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। आपने केमिकल रिएक्शन देखी है अपने आसपास? दही खाया है? मम्मी ने दही जमाया है? क्या करती हैं मम्मी? दूध लेती हैं, थोड़ा सा कुनकुना सा दूध लेती हैं, 1 चम्मच दही डालती हैं, मिक्स करती हैं, उसको रख देती हैं, दही सेट हो जाता है। कैसे सेट होता है? क्योंकि वहाँ केमिकल रिएक्शन हुई है। कोई भी लोहे की चीज़ आपने बाहर रख दी, आपकी साइकिल बाहर रखी है, या कोई भी रॉड छत पे छूट गया, तो कुछ दिनों बाद आप जाके देखोगे तो वो रस्टिंग हो जाती है, उसकी उस पर जंग लग जाता है। क्या है ये? केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, आपने खाना खाया, आपने बढ़िया सा खाना खाया, दाल चावल रोटी सब्जी। आई नेवर टेक एग्जाम्पल ऑफ पिज्ज़ा एंड बर्गर्स, क्योंकि मैं चाहती नहीं हूँ कि आप वो सब खाओ, आप कुछ उसका न्यूट्रिशियस वर्जन खाओ। आई एम ओके। बट अगर आपने रोटी सब्जी दाल चावल इतना टेस्टी फूड खाया, लेकिन सुबह क्या निकलता है? क्या वही निकलता एज इट इज? नहीं, तो अंदर क्या हुआ है? केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो ये होता है केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस। एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन, सेटिंग ऑफ मिल्क एंड कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू मॉर्निंग रिचुअल। ओके, नाउ केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। मतलब कि ऐसा क्या हुआ कि दूध में दही डाला तो वो पूरा का पूरा दही बन गया। उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना कॉपी पेपर पे। अगर हमें उसको आगे समझना है तो उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि क्या हुआ। तो उस रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। So chemical equation is a representation of chemical reaction using symbols and formulae of the substance। मतलब कि दही लिया, दूध लिया, दही लिया और पूरा का पूरा दही बन गया। अब इसमें कैसे ये रिएक्शन हुई इसके बारे में हमको लिखना है। मतलब
कि ए लिया, बी लिया और प्रोडक्ट बन गया सी और डी। ठीक है, ए और बी के मिलने से बना सी और डी, और बीच में लगा दिया एरो, मतलब कि इस तरफ जा रहा है, मतलब कि रिएक्शन इस तरफ जा रही है, यानी ये दोनों मिलेंगे और ये बनेंगे। ठीक है, जो मिला उसको क्या कह दिया हमने, उसको हमने कह दिया रिएक्टेंट्स, और जो बना उसको क्या कह दिया, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स जब मिलते हैं तब प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब मिलेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हो गया रिएक्टेंट्स, जो रिएक्ट करते हैं आपस में और मिलके बनाते हैं प्रोडक्ट MgO। बात समझ में आ गई। अभी हम बहुत सारी रिएक्शंस करेंगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आती रहेंगी। ठीक है, अब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या हो सकता है, ये सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या हो सकता है, चेंज इन कलर हो सकता है। ठीक है, मतलब कि अगर कॉपर सल्फेट है जो ब्लू कलर का है, उसके अंदर हम आयरन डालेंगे तो वो ब्लू ग्रीन कलर का हो जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, ये जो है, ये जो बन गया है, ये है आयरन का सल्फेट और ये क्या था, कॉपर का सल्फेट। तो आयरन डालते ही जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन बन जाता है, और यहाँ पे क्या हुआ है केमिकल रिएक्शन में, चेंज इन कलर। ये सारी चीज़ें हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि ऐसा रिएक्शन क्यों हुआ, ये आज ही के पूरे लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड बस, एक सेकेंड, थोड़ा सा पॉज लेना पड़ेगा मुझे। ओके, सो नाउ इसके अलावा क्या हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर। मतलब जब हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, उसके अंदर डाला पानी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और हीट रिलीज हो गई। ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है बेटा, ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है। चलो मैं बता देती हूँ, ये होता है क्विक लाइम। ठीक है, मतलब चूना। इसमें हम जब पानी डालते हैं तो ये बन जाता है स्लेक्ड लाइम। ठीक है, दिस इज क्विक लाइम, क्विक लाइम, और ये होता है स्लेक्ड लाइम, या फिर इसको लाइम वाटर भी बोलते हैं। ठीक है, चूना देखा है आपने, जो पान में हम लगता है वाइट कलर का, या पहले के ज़माने में इससे वाइट वॉश किया जाता था, तो वो चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड। उसमें जब हम पानी मिलाएंगे तो गरम गरम होने लग जाता है, गर्मी छूटने लगती है, तो वो क्या होता है, हीट जनरेट होती है वहाँ पे, एंड बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, नाउ चेंज इन स्टेट, यानी कि कितने स्टेट्स होती है, सॉलिड लिक्विड गैसेस होती हैं। तो क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम मिलाते हैं तो वो वाटर बन जाता है। ये ऐसे ही नहीं मिलाते हैं, इसमें कुछ इलेक्ट्रोलिटिक अभी वो हम आगे पढ़ेंगे, तो इसलिए अभी आप बस इतना समझ लो कि हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों को मिलाएंगे तो वाटर लिक्विड बन जाएगा। यानी क्या हुआ, चेंज इन स्टेट हो गया, यानी गैस से क्या बन गया, लिक्विड बन गया। इसके अलावा क्या होता है, जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस रिलीज होगी। एग्जाम्पल के लिए कैसे गैस रिलीज होती है, जिंक जब हम हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे तो क्या होगा कि जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट यानी कि हमने कुछ, जैसे समझ लो कि पानी है, पानी के अंदर हमने रेत डाल दी तो नीचे ये बैठ जाती है रेत, या फिर हमने मोटी वाली शक्कर डाल दी तो थोड़ी थोड़ी नीचे बैठ जाती है शुगर, तो वो जो नीचे बैठ जाता है उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। जो भी नीचे बैठ जाता है उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो ये लेड PbNO3 ट्वाइस जो है, इसके अंदर जब हम Ki डालते हैं, दैट इज पोटेशियम आयोडाइड, तो लेड आयोडाइड बन जाता है और KNO3 बन जाता है। ठीक है, और ये जो लेड आयोडाइड है ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में नीचे बैठ जाता है, तो इसको
कैसे लिख सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो सॉलिड से समझ, मैंने इसको क्यों नहीं बोला कि ये प्रेसिपिटेट बन गया, क्योंकि प्रेसिपिटेट हमेशा सॉलिड होगा, इसीलिए वो नीचे बैठ जाएगा। तो या तो इसको ये सॉलिड से पहचानोगे या फिर यहाँ पे ऐसी साइन लिखी होगी। जब भी गैस इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है, रिलीज होती, तो ऊपर का साइन लगाते हैं, ऊपर का एरो लगाते हैं, और जब प्रेसिपिटेट बनता है तो नीचे का एरो लगाते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ये थर्मिक का मतलब क्या होता है? थर्मिक का मतलब होता है हीट। थर्मल बोलते हैं ना, थर्मल, थर्मल पहन के आओ, ठंडी बहुत ज़्यादा है तो थर्मल पहन के आओ। थर्मल क्या होता है? वूलन क्लोथ्स। वूलन क्लोथ्स क्या होते हैं? हीट जनरेट करते हैं, गर्मी लाते हैं। तो थर्मल मतलब हीट, और एंडो मतलब अंदर आना, यानी कि कोई भी रिएक्शन होगी तो उसमें हीट लगेगी, तब वो रिएक्शन हो पाएगी, ठीक है। और एक्सो का मतलब क्या होता है? एग्जिट। एग्जिट यानी निकल जाना। जब भी वो रिएक्शन होगी तो क्या निकलेगा? हीट निकलेगी, क्योंकि एक्सो क्या? एक्सोथर्मिक मतलब कि एग्जिट ऑफ हीट। तो जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन सुनो तो एग्जिट याद रखो, और थर्मिक मतलब हीट, यानी कि हीट रिलीज होगी। एंडो यानी अंदर, अंदर आना, किसका? हीट। मतलब कि जब भी हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, यानी कि जब हीट देंगे यानी गर्म करेंगे, तब उसकी उल्टी रिएक्शन हो जाएगी जो ऊपर हुई थी। ये रिएक्शन हुई थी? नहीं, ये वाली रिएक्शन नहीं है, ये दूसरी है। ये लाइम वाटर टर्न मिल्की वाली रिएक्शन इसके बाद वाली रिएक्शन होती है। तो अभी जस्ट स्किप व्हाट आई सेड। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं बनाती हूँ कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट में कितने ये हैं? O। अब क्या हुआ, मैं कलर चेंज करती हूँ, ग्रीन कलर कर देती हूँ। तो ये जो CO2 है ये निकल आई, तो क्या बच गया? कैल्शियम ऑक्साइड। कभी भी रिएक्शन को ऐसे तोड़ के लिखोगे ना, बहुत जल्दी समझ में आएगा कि क्या हुआ है। तो इसीलिए इसकी आदत अभी से डाल लो, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है। बात समझ में आ गई? जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो जब भी हीट, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 निकल जाएगी, ठीक है। ये भी इवोल्यूशन ऑफ गैस है, ठीक है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी, अब हाँ, एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी क्या होगा कि हीट लगेगी, अभी इसमें हीट रिलीज होने वाली है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में डालेंगे, जो ऊपर वाली रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, ठीक है, तो वो स्लेक्ड लाइम बन जाएगा। क्विक लाइम में पानी डाला तो स्लेक्ड लाइम बन जाएगा और हीट निकलने लगेगी, ठीक है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस भी है, तभी फोटोसिंथेसिस सनलाइट में होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? वो प्रोसेस जिससे खाना बनाता है प्लांट्स, ठीक है। तो वो सनलाइट में क्यों बनाता है? क्योंकि इट्स अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन डाइजेशन, मतलब जब भी डाइजेशन होता है तब हीट रिलीज होती है, रेस्पिरेशन होता है तब हीट रिलीज होती है। आपने देखा होगा गरम गरम हवा निकलती है यहाँ से, राइट। ऊपर की बात कर रही हूँ मैं, नीचे की गर्म हवाओं की बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, आप उसको रिलेट कर सकते हो डाइजेशन से, कि नीचे से जब हवा निकलेगी तब वो गर्म क्यों निकलेगी? क्योंकि इट्स अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। मैम बहुत नॉटी हो जाती हैं कभी कभी, राइट, बट थोड़ा तो चिल करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे बोर होने लग जाते हैं। फिर बच्चे बोलते हैं मैम बड़ा बोरिंग लग रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टेस्ट नोट: the most effective way to test CO2 is to bubble the gas through lime water, which is a dilute solution of calcium hydroxide. चलो बता ही दें, इसको भी कर ही लें। ये रहा अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हुआ? चूने में पानी डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बने। चूना क्या हुआ? क्विक लाइम। रट लो इसको, क्योंकि क्विक लाइम बार बार आएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम क्या होता है? लाइम वाटर। लाइम वाटर में जब पानी डालोगे तो क्या होगा? लाइम वाटर में डाला कार्बन डाइऑक्साइड,
बन के क्या आया, कैल्शियम कार्बोनेट। अब चलो मेरे को खुद ही करके बताओ, कैल्शियम टिक 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 टिक, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि दो हैं। अब ये क्यों दो हैं ये भी समझेंगे अभी। अब ये बन गया CO2। अब CO2 जो है ये एक और एक ये और एक ये तीन मिलके क्या बन गए, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। बचा क्या, H2O। बचा क्या, H2O। तो ये बची हुई रिएक्शन तो आपने खुद ही बना ली ना यहाँ देख के। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि रिएक्शन को तोड़ तोड़ के लिखोगे तो बची हुई रिएक्शन आप खुद ही बना लोगे। अगर आपको आधी अधूरी भी कोई रिएक्शन याद है ना तो आप उसको पूरी कर लोगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, ये थोड़ा सा मिल्की हो जाता है। मिल्की यानी दूध की तरह दिखने लगता है, पीना नहीं है इसे, बस ये मिल्की दिखता है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी कभी भी लाइफ में CO2 का टेस्ट करना हो, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल है कि उसको स्लेक्ड लाइम या लाइम वाटर से पास कर दो तो वो मिल्की हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर जगह काम आती है, तो इसको कभी मिस मत करना। क्या किया, आंख बंद करो फटाफट, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड में हमने डाला पानी तो बन गया स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उससे हमने कार्बन डाइऑक्साइड निकाली तो क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट बना, और लाइम वाटर क्या हो गया, मिल्की हो गया। क्लियर हो गया। इनमें से कोई भी चीज़ आपको डाउट है क्या, तो हमने देख लिया कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो इनमें से कुछ भी हो सकता है, स्टेट चेंज हो जाएगी, यानी सॉलिड लिक्विड गैस आपस में बदल जाएंगे, टेम्परेचर बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, कलर बदल जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा, और इवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाएगी। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी, इनमें से मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। मुझे सब याद है तो तुम्हें भी सब कुछ याद होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे तो अभी दिमाग ताज़े ताज़े हैं, तो तुम्हें तो सब कुछ याद रहना चाहिए। अब सबसे पहले ये टॉपिक करने के पहले मैं आपको कुछ सिखाना चाहती हूँ, ताकि आप गलतियाँ थोड़ी कम करो। चलो, ये पूरी की पूरी सीरीज़ है, आपको ये पूरी की पूरी, मतलब ये कौन सी सीरीज़ है ये मैं आपको बता दूं। सीरीज़ नहीं है ये, एटॉमिक नंबर के हिसाब से ये है 1 नंबर, ये है 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये बात पूरी समझ में आ गई। अब अपन यहाँ से चालू करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान पड़ता है। ठीक है, यहाँ से समझ में आना थोड़ा सा आसान पड़ता है। ये रेड कलर तो बड़ा खतरनाक है भाई, थोड़ा सा दूसरा कलर ले लिया जाए। एकदम रेड को देख के थोड़ा घबराहट हो जाती है। चलो, रेड तो हटने कोई नाम नहीं ले रहा है। जस्ट अ मिनट, इरेज कर देते हैं इसे। चलो, अब क्या होता है कि जो सोडियम है, सोडियम का नंबर क्या है यहाँ पे 11। 11 का मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 1, मतलब कि 2 और 8 कितना हुआ, 2 और 8 10 प्लस 1 11। ठीक है, इसी तरह से इसको अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, यानी कि आखिरी शेल में अगर इसको 8 इलेक्ट्रॉन करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर करना पड़ेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देगा तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज। तो अभी ये जो सोडियम है, सोडियम के अंदर अभी प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन भी है, लेकिन अभी जिसकी बात करना चाह रही हूँ मैं बस वही बताऊंगी। प्रोटॉन कितने हैं, 11 हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 हैं। अभी ये बढ़िया, इसलिए ये कितना क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, मैं ये टेढ़ा क्यों लिखने लग गई। ओके, सो नाउ अब क्या है कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन इधर से बाहर चला जाएगा तो कितने बन जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 11 11, और नेगेटिव चार्ज कितने हैं, 10।
यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो इसीलिए जो सोडियम है वो प्लस साइन आ जाती है उसके ऊपर। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम देखें तो जस्ट मिनट, अब आपको ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि प्लस चार्ज क्यों आया है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं बार बार यही नहीं बताऊंगी, अब मैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें वैसे भी आपको अभी तक 10th क्लास तक आ जानी चाहिए, पर क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर बाय चांस आपको नहीं आता है तो आपको समझ आ जाए कि ऐसा हुआ क्यों, ये प्लस चार्ज क्यों आया। इसी तरह से अगर हम देखें तो मैग्नीशियम, एक तो आपको इन सबके केमिकल फॉर्मूला याद होने चाहिए, इनके सिंबल्स याद होने चाहिए। ठीक है, मैग्नीशियम होता है 12 यानी 282, तो ये क्या बन जाएगा, जब ये 2 निकलेगा तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होएगा, तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम 2+, फिर आ जाएगा अपना एल्यूमिनियम भैया, एल्यूमिनियम जो है वो 13 होता है, तो 283, जब ये निकल जाएगा तो हो जाएगा एल्यूमिनियम 3+। ठीक है, अब इसको, ये जो है अभी 4 वालों की बात नहीं करते हम, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे इन तीनों की। ठीक है, तो अगर 15 की बात करें, ठीक है, 15 में कौन आ गया, अपना फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का क्या है 15, तो क्या हो जाएगा 285, लेकिन 5 तो ये दे ही नहीं सकता है। ये या तो, अगर आपने पहले पढ़ा है कि या तो ये 3 दे सकता है या ये 3 ले सकता है, तो अब ये 5 तो नहीं दे पाएगा, 5 तो नहीं दे पाएगा। अभी 4 को अभी छोड़ दो, क्योंकि वो हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जो कॉन्सेप्ट अभी के लिए ज़रूरी है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो क्या हुआ है, ये 3, अब अगर इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये 3 और ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसीलिए जो फॉस्फेट है ये 3 माइनस हो जाता है। क्यों माइनस हो जाता है, ये माइनस इसलिए हो जाता है क्योंकि जो फॉस्फेट है इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन हैं 15, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन हो गए हैं अब 18, तो 3 ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो गया, इसलिए यहाँ पे 3 ज़्यादा नेगेटिव चार्ज लग जाता है। इसमें कोई डाउट हुआ? जस्ट अ मिनट, मैं बार बार पेन क्यों सिलेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब चलो, अब नेक्स्ट वाला क्या है अपना, सल्फर। ये पूरा याद होना चाहिए आपको, सबके नंबर्स आपको याद होने चाहिए। सल्फर क्या है, 16 है, सल्फर 16, आप तो फटाफट कर लोगे तुम, 286। अब इसको 2 और दे देंगे तो ये 8 बन जाएगा, तो सल्फर 2 नेगेटिव होता है, या ऐसे लिख सकते हैं इसको। जस्ट मिनट, ये हटा दूँ, नहीं तो आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ये क्या कर दिया मैम आपने, अच्छी चीज़ें तो देखना नहीं है मैम की। ये हो गया 17, 287, और ये जो हो गया, इसको 1 मिलेगा तो भी इसका काम हो जाएगा, तो 288 हो जाएगा, और क्लोरीन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, एक सिंगल वाला। ठीक है, क्लोरीन हो गया नेगेटिव, ये क्लियर हो गया। अब क्या होगा, इधर एक पॉजिटिव चार्ज है, किसमें मैं कलर चेंज करती हूँ तो आपको मज़ा आएगा देख के कि अच्छा ये अपन इतनी देर से ये जो कर रहे हैं ये कर ही क्यों रहे हैं। ये हो गया, ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो जब एक सोडियम का प्लस और एक ये माइनस, ये पास पास आएंगे। अब ये आएगा कैसे, ठीक है, इसके पास कितने हैं, 281 है पहले सोडियम के पास, फिर उसके बाद 287 है, तो ये क्या करेगा, ये अपना 1 इसको दे देगा, ये आया कहाँ से वो उसकी बात चल रही है, ये 1 अपना इसको दे देगा, तो क्या हो जाएगा, इसका 288 हो जाएगा, इसका 288 बचेगा और इसका 288 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी ऑक्टेट हो गया, इसमें भी ऑक्टेट हो गया, तो ये जब इधर चला गया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसने क्योंकि ले लिया तो इसलिए नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये कौन बन गया, ये बन गया इलेक्ट्रॉन डोनर, जो डोनेट करता है वो डोनर, और ये कौन बन गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्लियर हो गया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो इसीलिए जब भी प्लस माइनस और ये सारी चीज़ें दिखती रहें तो ये समझ जाओ कि ये किस तरह से बना है। तो अब इसको करते कैसे हैं, तो
जैसे सोडियम है इसमें प्लस चार्ज है, क्लोरीन है इसमें माइनस चार्ज है, तो ये जो चार्ज है ये क्रॉस हो जाते हैं इधर और इधर। अब क्योंकि 1 1 है इसलिए ये सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। लेकिन अगर एल्यूमिनियम है उसमें +3 है, क्यों? क्योंकि 13 है, उसमें 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन में एक ही नेगेटिव है। तो जब ये क्रॉस होगा तो क्या बन जाएगा? Al, ये 1 इधर आ जाएगा तो इधर कुछ भी नहीं लगेगा, और ये 3+ है तो इसलिए 3 AlCl3। अब इसको समझेंगे कैसे कि एक एल्यूमिनियम है उसमें 2 8 3 था। अब इसको ये 3 निकालने हैं तो ये क्या करेगा? 3 क्लोरीन को ढूंढेगा, एक इस क्लोरीन को दे देगा, एक इस क्लोरीन को दे देगा और एक इस क्लोरीन को दे देगा। तो कितने क्लोरीन लग गए? 1 2 3। दैट इज वाई इट इज AlCl3। और इसको निकालने का तरीका क्या होता है? Al3+ और Cl-, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AlCl3। अब इसी तरह से अपन एक और आखिरी कर लेते हैं। मैग्नीशियम क्या था? मैग्नीशियम अभी हमने देखा, मैग्नीशियम 2+ होता है, Cl- होता है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? MgCl2। क्लियर है? इसी तरह से अगर ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन में कितना होता है? ऑक्सीजन में कितना होता है? -2 होता है। तो अगर Mg2+ है और ऑक्सीजन 2- है तो जब ये क्रॉस पहले तो बात तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 1 हो जाएगा, और जब ये कैंसिल होके 1 1 हो गया तो इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लाई होके MgO हो जाएगा। ये कभी भी MgO2 नहीं होता है, कभी नहीं होता है, ये MgO होता है। क्यों? क्योंकि इधर नेगेटिव होता है। अगर वही हम एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम में 3+ होता है और ऑक्सीजन में 2- होता है, तो ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? Al और इसका 2 इधर आ जाएगा, Al2, और ये O इधर आएगा और इसका 3 इधर आएगा, Al2O3। क्लियर? ठीक है। अब कभी भी केमिकल रिएक्शन को जब भी हम फॉर्मूला लिखेंगे तो आप बहुत इजीली इस फॉर्मूला को निकाल पाओगे, इसीलिए मैंने आपको ये सारी पंचायत समझाई। ठीक है। अब एक और चीज़ मैं समझा देती हूँ, खैर वो तो मैं आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टाइम पे भी बता सकती हूँ, ये चीज़ मैं आपको तभी बताऊँगी। अभी हम इसमें आते हैं। ठीक है। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन बहुत इजी है, बहुत इजी है, और इसमें बहुत अच्छे नंबर बन जाते हैं। अगर बच्चे इसको ठीक से पढ़ लें तो इसमें बहुत अच्छे नंबर बनते हैं और बहुत ही आसान है। ठीक है। तो जल्दी से देखो करते कैसे हैं। बैलेंसिंग करनी क्यों है? बैलेंसिंग इसलिए करनी है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं उधर बराबर बराबर सब हैं कि नहीं हैं। इसको भी मैं एक बार बता देती हूँ, उसके बाद आगे स्टार्ट करती हूँ। सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें रिएक्टेंट्स कौन थे? जो मिल के प्रोडक्ट्स बना रहे थे, तो रिएक्टेंट्स के सारे एटम्स और प्रोडक्ट्स के सारे एटम्स बराबर हो। जस्ट लेट मी हैव अ वाटर ब्रेक। So, number of atoms of each element in reactants and number of atoms of each element is in product are same. ठीक है। अभी जब करेंगे तो समझ में आ जाएगा। मतलब इधर अगर आयरन Fe1 है तो इधर भी 1 होगा, इधर 5 है तो इधर भी 5 होगा। दिस इज व्हाट दिस सेंटेंस सेज। ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब जो अगर रिएक्टेंट का जो मास था सेम का सेम मास बाद में भी होना चाहिए जब वो प्रोडक्ट बन जाए। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। तो ये रिएक्टेंट साइड लिखेंगे, इसको करते कैसे हैं, और ये प्रोडक्ट साइड लिखेंगे। ठीक है। ये रिएक्टेंट साइड लिखेंगे, प्रोडक्ट साइड लिखेंगे। इधर लिखेंगे एलिमेंट। एलिमेंट क्या क्या है? रिएक्टेंट में आयरन है और क्लोरीन है, तो Fe लिखा और क्लोरीन लिखा। इधर भी Fe और क्लोरीन ही है और कुछ भी नहीं है, तो इधर भी Fe और क्लोरीन Cl लिख दिया। ठीक है।
इधर कितने हैं? इधर हैं 1 और इधर है 1। इधर कितने हैं? इधर है 3 और इधर कितने हैं? इधर है 4। तो अब क्या करें? इसको बैलेंस करने के लिए क्या करें? ठीक है, इधर तो कोई प्रॉब्लम खत्म हो गई क्योंकि आयरन तो बराबर है, लेकिन यहाँ पे तो Cl2 रिलीज हो रही। अभी कैसे क्या होगा? तो अब इसको बराबर करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। मतलब कि अगर अपन जो ये है रिएक्टेंट है, इसको अगर अपन 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको अपन 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों में कितना बन जाएगा? 12 हो जाएगा। क्लियर? तो अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो इधर 4 लिख देंगे। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो इधर 3 लिख देंगे। अब क्या हुआ कि इधर 4 × 3 12 क्लोरीन हो गए और इधर 3